नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जगह जगह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे को भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखने की स्वास्थ्य सचिव निर्देशित कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 3 दिन के सीमांत क्षेत्र के भ्रमण से वापस देहरादून पहुंचे स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला चिकित्सालय की निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, जैसे पीजी डॉक्टर्स हैं, हमारे पास लगभग 58% शॉर्टेज है। तो इसी शॉर्टेज को कम करने के लिए हम लोगों ने एनएचएम के तहत यू कोट वी पे योजना हम लोग ले आए हैं और आज उसकी इंटरव्यू भी हो रही है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एक्सपर्टीज डॉक्टर्स को हम लोग 4 लाख तक का सैलरी हम लोग देंगे। तो पूरे देश भर से डॉक्टरों की आज इंटरव्यू हो रही है वाइस चांसलर हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के अध्यक्षता में, और होपफुली हमें अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। और इन डॉक्टर्स हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे दूरस्थ जनपद हैं वहां पे हम लोग इन डॉक्टर्स को भेजें। ये पीजी डॉक्टर्स होंगे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी, दंत रोग विभाग, पैथोलॉजी लैब, महिला वार्ड में भर्ती महिलाओं और प्रसव से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं और भर्ती मरीजों का हाल जाना। साथ ही भर्ती मरीजों से वार्ता करने के साथ अस्पताल में उन्हें दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार की ओर से मरीजों को निःशुल्क जांच सुविधा के लिए संचालित चंदन लैब का भी निरीक्षण किया। पंजिका में जांच से संबंधित विवरणों और बीमारियों आदि की जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, जिला चिकित्सालय में प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार मिले। आगे कहा कि चंपावत जिला चिकित्सालय में प्राथमिकता से चिकित्सकों की तैनाती की गई है। अन्य मेडिकल स्टाफ की भी शीघ्र तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। अभी लगभग 3 दिन का भ्रमण रहा कुमाऊं का। तो सबसे पहले जो अहमियत थी वो बेस हॉस्पिटल पिथौरागढ़ को संचालित करने की थी। 200 बेडेड बेस हॉस्पिटल हमारा पिथौरागढ़ में बना है और जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी कल के डेट में, ये जो बेस हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज का टीचिंग हॉस्पिटल के तौर पे ये विकसित होगा। तो अभी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि लगभग 250 बेड हम नैनीताल जनपद से मूव कर रहे हैं, जिसमें 100 आईसीयू बेड भी होंगे। इसके अलावा 100 वेंटिलेटर भी हम लोग मूव कर रहे हैं जनपद नैनीताल से। जिला चिकित्सालय में आईसीयू का संचालन न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र इसे संचालित करने के निर्देश पीएमएस को दिए। उन्होंने आईसीयू के संचालन में आ रही कार्मिकों, विशेष रूप से नर्स की शीघ्र तैनाती करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय के निकट बनने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल के अधिकारियों द्वारा निर्माण से संबंध में आवश्यक जानकारी भी दी और दूसरे विभाग के पास है। तो आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी सभी तैयारियां तेज कर दी है। आपको बताते कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के चारधाम आने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। अच्छा काम करेंगे और वहीं इसके साथ ही इस दौरान उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, अच्छी तरीके से लोग अपनी यात्रा पूरी करें, उनके किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये प्रयास किया जा रहा है। इस बार 50 लाख से भी अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है।
देखिए, चार धाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष तो बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक जाने वाला है, इसलिए हम और ज़्यादा उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 75 वर्ष होने पर अल्मोड़ा में छात्र गर्जना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट ने शिरकत की। इस सम्मेलन में कई विद्यालयों के विद्यार्थी सहित विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने भागीदारी की और इस अवसर पर सुरेश भट्ट ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की अहम भूमिका है और देश को सशक्त राष्ट्र के निर्माण में योगदान रहा। सम्मेलन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद देश भर में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके और देश की एकता, अखंडता और समुचित विकास हो सके। विद्यार्थी परिषद की स्थापना का 75वां वर्ष ये चल रहा है, तो विद्यार्थी परिषद के इस 75वें वर्ष में एक तरह से विद्यार्थी परिषद का भी अमृत वर्ष चल रहा है। इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में अपनी योजना के तहत इस प्रकार के छात्र सम्मेलन करने की योजना बनाई है। इस अल्मोड़ा में भी ये सम्मेलन आयोजित किया है। नौजवान विद्यार्थी देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश के विकास में योगदान देना चाहता है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने नकल विरोधी कानून का स्वागत किया। उन्होंने इस कदम के लिए प्रदेश की धामी सरकार को बधाई दी। अल्मोड़ा में पत्रकार वार्ता में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली की शिकायतें मिल रही है और इस प्रकार सरकार ने कार्रवाई कर कई आरोपियों को जेल भेजने का भी काम किया है। वहीं नकल करने वालों और नकल कराने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए सरकार अब नकल विरोधी अध्यादेश लेकर आई है। वहीं सीबीआई जांच के सवाल पर कैलाश शर्मा ने कहा कि युवाओं के हित में जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाएगी। तो युवाओं के हित में सरकार काम कर रही है। नकल विरोधी कानून का सभी ने इस दौरान अल्मोड़ा में स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने सीएम को इस पर बधाई भी दी कि नकल विरोधी कानून लाकर वे उन सभी युवाओं के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो नकल के कारण अपने परीक्षाओं के समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो लोग नकल करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अब सरकार की तरफ से की जाएगी। तो बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने सीएम को बधाई दी है और युवाओं के हित में सरकार का फैसला लिया। देखिए, ये बहुत बड़ा एक सौभाग्यशाली हम सब लोगों के लिए क्षण है। हमारे प्रदेश की सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत बड़ी चिंता हमारे उत्तराखंड के शिक्षित प्रशिक्षित सभी नवयुवक नवयुवतियों के लिए था, बार बार जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही थी उन परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जा रहा था या करवाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए उचित दंड के साथ प्राविधान करते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने पार्टी संगठन की चिंता के अनुसार, जनता की आवश्यकता के अनुसार नकल विरोधी कानून बनाया है। मैं उसका स्वागत करता हूं और आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद देंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत भट्ट ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्राध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, भर्ती घोटालों की सीबीआई से जांच कराई जाए और दूसरी, बेरोजगार आंदोलनकारियों पर
मुकदमे को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। लगातार प्रदेश के युवा सड़कों पे अपनी जायज मांगों पे लेकर आंदोलित हैं और सरकार की आवाज को दबाने का काम कर रही है। इसके विरोध में उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भर्ती घोटालों की सीबीआई मांग एवं प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लेने की मांग को लेकर 21 फरवरी को पूरा उत्तराखंड के लोग साथी हमारे आकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। उज्जैन के महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिद्वार के हर की पेड़ी को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि उन्होंने दिव्य और भव्य काशी कॉरिडोर बनाया। दिव्य और भव्य काशी एक नया स्वरूप ले चुका है। पहले एक छोटा और संकरा रास्ता होता था, लेकिन वहां पर अब बहुत ही आसानी से शिव भक्त गंगाजल लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं। इसी तरह से महाकाल लोक बनकर देश को समर्पित हो गया है। मां गंगा का तट हरिद्वार विश्वव्यापी स्थान है और इसका भी एक कॉरिडोर बनाना चाहिए। इसलिए हमने कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया और दिव्य काशी और भव्य काशी आज एक नया स्वरूप ले चुका है, जहां पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का एक छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था, आज वो पूरा हाईवे का रूप ले चुका है। कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि मां गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली व नकल हो रही है। बेरोजगार संगठन के उग्र प्रदर्शन के बाद प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाकर नकल के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया, जिसमें नकल करने और करवाने वाले दोनों को सजा का प्रावधान है। लेकिन नकल कानून बनने के बाद भी कांग्रेस का नकल विरोधी अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार नकल के खिलाफ बनाए गए कानून को लचीला कानून बताकर अपने आंदोलन को जारी रखते हुए, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कठोर कानून लाने के पक्षधर कांग्रेस भी है, लेकिन जो इससे पहले लोग पकड़े गए हैं उनको सजा का प्रावधान है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, यह कानून एक सख्त कानून है। उत्तराखंड के सभी विद्यार्थियों को इस कानून पर पूर्णतः भरोसा है। जो लोग सख्त कानून की मांग कर रहे थे, अब एक सख्त कठोर कानून बना दिया गया है, लेकिन फिर भी वह लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार लगातार जारी है और नकल विरोधी कानून को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पेपर लीक भर्ती घोटाले पर अब आपको बता दें कि जलाभिषेक की बात कही जा रही है और वार पलटवार का दौर दोनों ही पार्टियों के बीच जारी है, जहां नकल विरोधी कानून को कांग्रेस अपना नहीं पा रही और वहीं बीजेपी से युवाओं की हितैषी कानून बता रही है। देखिए, सावन में तो भारतवर्ष का प्रत्येक धर्मावलंबी जो है वो जलाभिषेक करता है। आश्चर्य ये होता है कि लोग जब शंकर भगवान से कुछ मांगते हैं, अपने कल्याण के लिए मांगते हैं। कांग्रेस का जो आंतरिक द्वंद्व है, अच्छा हो कि कांग्रेस ही इस बार जलाभिषेक करके अपने उस द्वंद्व को समाप्त करे, अच्छे व्यक्ति के रूप में जनता की समस्या लाने का काम करें। अब इस बार का जलाभिषेक भी भारतीय जनता पार्टी के कल्याण के लिए कर रहे हो। देखिए, भोले बाबा हमारे इष्ट हैं
केदारनाथ भगवान की विशेष कृपा इस पूरे उत्तराखंड पे है और हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से निवेदन किया है कि जलाभिषेक जब करें तो उस दिन बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए भी करें कि वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी उसका नाम बाहर निकाल सके। बीजेपी को और संगठन और सरकार को सद्बुद्धि आए। वो जो एस राजू ने जिस वीआईपी का जिक्र किया, जिस सफेद पोस्ट का जिक्र किया कि जांच नहीं होने देना चाहते कुछ सफेद पोस्ट नेता, उनके नाम सामने आ सके और बीजेपी की बुद्धि शुद्धि हो और वो सीबीआई जांच के लिए तैयार हो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली व नकल हो रही है। बेरोजगार संगठन के उग्र प्रदर्शन के बाद प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाकर नकल के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया, जिसमें नकल करने और करवाने वाले दोनों को सजा का प्रावधान है। लेकिन नकल कानून बनने के बाद भी कांग्रेस का नकल विरोधी अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार नकल के खिलाफ बनाए गए कानून को लचीला कानून बताकर अपने आंदोलन को जारी रखे हुए है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कठोर कानून लाने के पक्षधर कांग्रेस भी है, लेकिन जो इससे पहले लोग पकड़े गए हैं उनको सजा का क्या प्रावधान है। तो वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यह कानून एक सख्त कानून है। उत्तराखंड के सभी विद्यार्थियों को इस कानून का पूर्णतः भरोसा है। जो लोग सख्त कानून की मांग कर रहे थे, अब एक सख्त कठोर कानून बना दिया गया है, लेकिन फिर भी वह लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हो रहा था, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा था। अब सरकार ने एक नकल विरोधी कानून लाया है। मैंने उसको देखा नहीं, मैं पढ़ूंगा और मैं समझता हूं कि सरकार उसको सदन के अंदर भी रखने का काम करेगी। उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे बड़ा और कठोर कानून नकल के क्षेत्र में बनाया है। युवाओं ने का विश्वास इस रूप में खड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से कल तक जो लोग सख्त कानून लाने की बात कर रहे थे, कानून आने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर उनका लक्ष्य क्या था? क्योंकि अभी तक नकल की केवल चर्चाएं होती थी, उस पर कार्रवाई कभी नहीं थी। आज पहली बार उत्तराखंड के अंदर ये कानून बनने के बाद, उससे पूर्व में भी जहां से चर्चाएं होती थी, चर्चा न होकर अब लोग जेलों की सलाखों में हैं। उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे बड़ा और कठोर तो पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना के तहत ब्लॉक सभागार में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, आशा वर्करों और रेखीय विभाग के लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत विकास योजना तथा सरकार द्वारा संचालित अन्य विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य प्रशिक्षक धनंजय सक्सेना ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा पहले जो 2 दिन थे उसमें हमारे सम्मानित प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और इसके साथ साथ रेखी विभाग के अधिकारी थे। आज हमारा तीसरा दिन है, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और ग्राम पंचायत सदस्यों का यह प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और हमारे 4 विकासखंड में चल रहा है। कल इसका समापन होगा। इसमें जो है हमारे ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना, इसके साथ साथ जो है हमारी जिला पंचायत विकास योजना के बारे में हमारी आंगनवाड़ी, आशा, इनको अवगत कराना है। इसके साथ साथ सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आप लोग को बताना है, ताकि इनके माध्यम से जो जिन जिन योजनाओं के ये लाभार्थी हैं उन तक ये योजनाएं पहुंचे। खबर काशीपुर से है, जहां जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के आदेश के तहत महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस को निर्देशित किया गया कि वह कांवरियों की पुनः तरीके से आने जाने की व्यवस्था पर पैनी नजर रखें और इसी क्रम में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे कांवरियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। इस बार पुलिस ने पैदल आ रहे कांवरियों के लिए नई तरह से व्यवस्था की है। रोड किनारे रस्सियां लगा दी गई है। इसी क्रम में जगह जगह श्रद्धालु कांवरियों के लिए भंडारों का आयोजन कर रहे हैं। पूरा नगर क्षेत्र जय भोले के नारों से
गुंजायमान है और पुलिस प्रशासन ने भी रामलीला मैदान में कांवरियों के लिए भंडारे का आयोजन किया। बता दें कि महाशिवरात्रि की रात्रि मोटेश्वर महादेव मंदिर में 17 फरवरी की रात्रि गंगा जल चढ़ाने का क्रम जारी हो जाएगा, जो 18 तारीख तक चलेगा। कांवरियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछले साल कम ही थे और इस बार अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी है। मंदिर इतना अच्छा सजा रखा है सबने। जो कांवड़ी व्यवस्था है, इसमें आज अन्य दिनों की अपेक्षा सबसे सर्वाधिक कांवड़िए अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। इस हेतु हमने पहले से भी प्लानिंग करी थी और उसको एग्जीक्यूट भी किया। जगह जगह पे हमने शांति व्यवस्था के लिए और सकुशल यात्रा के लिए पर्याप्त ड्यूटियों की व्यवस्था करी थी। साथ ही जो आमजन है उनमें भी काफी हर्षोल्लास है। इसकी वजह से जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि इनके रुकने की, ठहरने की, लंगर की और इस तरह से खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया है। काशीपुर में ये पहला मौका है कि गंगा जल लेके आने वाले मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों के स्वागत में पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर भंडारा लगाया गया है। और विशेष तौर पर मैंने ये देखा है कि इनका जो रास्ता है वो भी कन्वर्ट करके स्पेशली इसी साइड से किया गया है, ताकि सबको रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाएगा और भंडारा भी भरपूर मिलेगा। इस बार तो काफी उत्साह दिखाई दे रहा है कांवड़ियों में और अरेंज भी काफी अच्छा है। सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं आपस में। बहुत अच्छे से काम चल रहा है। यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। पिछली बार तो कोरोना की वजह से इतना नहीं हो पाया था लोगों में, लेकिन इस बार बहुत अच्छा चल रहा है। खबर रामनगर से है, जहां नेशनल हाईवे 309 रामनगर से गरजुया जाने वाले मार्ग पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसको भरने का काम एनएच की ओर से शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है। विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने सड़क के दोनों ओर करीब 2 फुट गहरे गड्ढे कर दिए और वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है, जिस कारण बीती रात इस मार्ग से गुजरने वाले 2 पहिया वाहन सवार अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हो गए। इन गड्ढों में करीब 7 लोगों से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 लोगों की हालत गंभीर होने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। और घटना की जानकारी मिलते ही एसएसआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गड्ढों के किनारे पत्थर लगाने के साथ ही रिबन बांधकर वहां से गुजर रहे लोगों को सचेत किया, जबकि जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मौके से लापता रहे। वहीं इस मार्ग से गुजर रहे बीजेपी के प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने भी 2 घायलों को अपने वाहन से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्रदेश मंत्री ने एनएच के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार, क्योंकि रोड बहुत खराब थी, सरकार ने हमारा धन्यवाद की, बधाई की पात्र भी है सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस रोड को बनाने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी वाहन लगातार उसमें चलते हैं। लेकिन कल ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब निर्माण कार्य ढिकुली में चल रहा है तो फिर रिंगोड़ा और आमरना के बीच में इस प्रकार से लेफ्ट राइट में इतने लंबे लंबे गड्ढे बनाने की क्या जरूरत थी, और अगर गड्ढे बना दिए थे तो उनको क्यों नहीं रिफ्लेक्टर लगाए गए वहाँ पर। ये निश्चित तौर पर ये अधिकारियों की घोर लापरवाही है। जी अमृत सर, अपना सबसे गरजे से आसम यहाँ रामनगर की ओर को, तो जैसे हम रिंगौड़ा के आसपास पहुंचे तो वहाँ पे मतलब इतने सड़क पर गड्ढे बना रखे कि मतलब 10-12 फीट के गड्ढे, मतलब हर थोड़ी दूरी पे इतने गड्ढे बना रखे कि दोनों साइड बना रखे हैं। अगर एक साइड बनाता तो सर आदमी समझता कि चलो गाड़ी चलाने में एक साइड गड्ढे हैं, लेकिन दोनों साइड बना रखे। इतनी लापरवाही है कि विभाग की। हमें तो भगवान ने मतलब किसी अच्छे कर्म किए होंगे जो हम बचे एक्सीडेंट में। एम्स ऋषिकेश ने पहाड़ी इलाकों के दुर्गम क्षेत्र में दवाई पहुंचाने के लिए नई तकनीक से सेवा देनी शुरू कर दी है। ड्रोन कंपनी के माध्यम से दवाइयां मरीजों तक पहुंचाए जाने की योजना शुरू हो चुकी है। एम्स की प्रोफेसर मीनू सिंह और ड्रोन कंपनी के गौरव कुमार ने पहली ड्रोन सेवा से 3 किलो की दवाई का पैकेट नई टिहरी के लिए रवाना कर दिया है। 25 मिनट में ड्रोन टिहरी पहुंचा, जिसके बाद ड्रोन ने टिहरी से एम्स के लिए उड़ान भरी। बताते कि एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के सहारे पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र में दवाई पहुंचाकर इतिहास रच दिया और भारत में ऋषिकेश एम्स पहला ऐसा एम्स है जिसने ड्रोन के सहारे पहाड़ी इलाकों में दवाई भेजने की सेवा शुरू की है। किया है जो हम टीबी की दवाइयाँ टिहरी में जो
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे डिलीवर करेंगे। और यहाँ से सामान भेजा गया है कि वहाँ से सैंपल, अगर कोई स्पूटम सैंपल है तो वो वापस आ सकता है। तो इस तरह का सिस्टम हम उत्तराखंड में डेवलप करना चाहते हैं ताकि टीबी के मरीजों को दवाई मिलने की सुविधा हो सके, उनको बहुत लंबा ट्रैवल करके ना आना पड़े, और उनके सैंपल्स, जैसे टीबी आपको मालूम है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, तो पूरी फैमिली में कई बार होती है। तो अगर एक मरीज़ है वहाँ पे तो बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके सैंपल्स। टेक ईगल इंडिया की लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एम्स ऋषिकेश के साथ हम यहाँ पे एक ड्रोन टेस्ट कर रहे हैं, फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं। सो एम्स ऋषिकेश से CHC न्यू टेहरी तक ड्रोन जा रहा है। अप टू 3 kgs का पेलोड कैरी कर सकते हैं, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 80 to 100 किलोमीटर्स। यहाँ पर हम फ्लाइट डिस्टेंस 44 किलोमीटर्स का फ्लाई कर रहे हैं एंड बाय रोड इट इज़ 75 किलोमीटर्स। विकासनगर के जजरेट सहाया के पास हादसा नहीं, हत्या की गई थी। आपको बता दें कि पत्नी ने अपने प्रेमी मुकेश और उसके साथी आशीष के साथ मिलकर पति की लाश को ठिकाने लगाया। पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी ने अपने पति संतराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और आरोपियों ने कमरे में हथौड़े से सर पर वार किया था और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हत्या कर शव झजरेटा के पास हादसा दिखाने के इरादे से खाई में फेंका गया था। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेसिकली भोपाल मुजफ्फरनगर रहने वाला, काफी सालों से यही रहा है। तो ये सब जानकारी कैसे मिली कि जब सबको बुलाया, जिनको पकड़ा गया, पूछताछ हुई तो सभी कहानी सामने आई। हुआ ये कि 13 तारीख को जब उसने आशीष और मुकेश ने दोनों मिलकर इसका मर्डर कर दिया हथौड़े के माध्यम से, तो रात को आशीष और मुकेश ने पहले इसकी डेड बॉडी को सैया रोड में जजरेट के पहाड़ी इलाका है, वहां पर डेड बॉडी को फेंक दिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।